नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। अध्याय 3 पाठ 7 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो 5वां टॉपिक अब आपका शुरू होगा, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में क्या बताया गया है, आप लोगों ने अभी तक जिन विषमताओं का अध्ययन किया था इस चैप्टर में, कौन कौन सी विषमताओं का अध्ययन किया था, उनमें से कुछ एक मैंने यहाँ पे लिख दी है, पांच समथिंग लिखी है। और अन्य अन्य कहाँ अन्य आप महसूस कर सकते हैं जिनके इतिहासकारों की इसके बारे में जानकारी नहीं है ना, जिसके बारे में अभी बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जो इतिहासकारों को अभी पता नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी दृष्टिकोण और ब्राह्मणी शास्त्रों में ये चीजें लिखी गई थी। हाँ, तो उनके बारे में तो हमको पता है। जैसे कि हमको पता है कि ब्राह्मणी व्यवस्था मण व्यवस्था का फैलाव था जो जन्म आधारित थी, हाँ, कर्म आधारित नहीं थी। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का विचार शामिल था। अस्पृश्य में छुआछूत का प्रभाव था। ठीक है, जैसा कि अपने अलग अलग ग्रंथों से पता चला है। स्त्रियों का समान ना होना था, है ना। आपन ने ये भी देखा है कि जो परिवार थे मातृ सत्तात्मक नहीं थे, पितृ सत्तात्मक थे अधिकतर, है ना। सातवान वंशों में माता का सम्मान किया जाता था, लेकिन उसमें भी मुखिया परिवार का पितृ मतलब पिता ही रहता था, पुरुष ही रहता था। राजाओं का प्रभुत्व था। क्या था? राजाओं का प्रभुत्व था। राजाओं का प्रभुत्व ऐसे था कि जनता इनको चुनाव नहीं करती थी। हाँ, ऐसी चीजें थी। और इसके अलावा भी अन्य विषमताएं थी समाज में। ठीक है, अलग अलग विचार चल रहे थे, हम ना अपन ने विचार दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण थे और उन्हीं के हिसाब से फॉलोअर्स थे। उस समय समाज में अलग अलग धर्म भी थे। तो इन विषमताओं के संदर्भ में ये सारी विषमताओं की ओर ध्यान करता है कौन? बौद्ध अवधा। अब बौद्ध बौद्ध इनके बारे में क्या समझते हैं और इनका क्या दृष्टिकोण रखते हैं इस संदर्भ में। ठीक है, बौद्ध क्या सोचते हैं? बौद्ध की इस समय की अवधारणा है कि बौद्ध अवधारणा सामाजिक विषमता के संदर्भ में बौद्ध ये सोचते थे कि राजाओं का चुनाव कैसा हो? जनता के द्वारा हो। इसलिए खनी में ऐसी जानकारी मिलती कि ऐसा हुआ हुआ। राजाओं विवेकी होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? विवेकी होना चाहिए। साथ में जनता भी क्या होनी चाहिए? विवेकी होनी चाहिए। सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। हाँ, और कैसे होनी चाहिए कि उचित बात पर गुस्सा होना चाहिए, उचित बात पर क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। तो विवेकी होनी चाहिए। कैसे? राजा और जनता कैसी होनी चाहिए? विवेकी होना चाहिए। इनके ऐसा महसूस होता है, जानकारी मिलती है। समाज में समानता का भाव हो। क्या सा हो? समाज में समानता का भाव हो। सभी वर्ण ऊंच नीच का फर्क ना हो, है ना, सभी कोई समान हो। कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन इन्होंने किया। किसका समर्थन किया बच्चों? कर्म आधारित, जो जन्म आधारित पद्धति न हो, कर्म आधारित पद्धति हो। सभी जीव शांति प्रिय लालची शांति प्रिय हो, लालची ना हो, हिंसक ना हो और कपटी ना हो। ये सारी ऐसा दृष्टिकोण बौद्ध रखते हैं। अब इस दृष्टिकोण, ये अवधारणा हमको पता कहाँ से चला? ये इनके कुछ जो ग्रंथ हैं उनसे हमको पता चला। ठीक है, इनकी जो कथा है उनसे पता चला, इनकी मिथक है जिनसे हमें पता चला। अब इतना तो मैंने मोटा समझा दिया। अब थोड़ा किताब पे भी और अपन दृष्टि डाल लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में पहली, अब किताब में देख लीजिए, बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में पहले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा। यही है। ठीक है, संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मेतक वर्णित है जो है बताता है। इनके 3 पिटक थे जो आगे की क्लास में पता चलेगा। सुत्त पिटक उन्हीं में से एक था। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मेतक वर्णित है जो यह बताता कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है।
हाँ, इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को सही दिखाने के लिए क्या कहा कि ऐसा एक समय था जब क्या था, सभी लोग शांति की निर्वाध लोक में रहते थे। वहाँ उस समय इतनी वनस्पति भी इतनी विकसित नहीं होती, और जो मनुष्य था वो उतना ही प्रकृति से लेता था जितनी उसकी आवश्यकता होती थी। ठीक है, किंतु वह व्यवस्था क्रमांशः पतनशील है। धीरे धीरे यह व्यवस्था कैसी हो गई, परिवर्तनशील हो गई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। क्या हो गए, लालची हो गए, प्रतिहिंसक हो गए और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या विचार किया, क्या हम ऐसे मनुष्यों का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करे, और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उनमें परिवर्तन भी ला सकते थे। यह टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे छठवें टॉपिक की। हाँ, इसमें अपन ने ये देख लिया कि ब्राह्मणी जो समाज में जो विषमताएं थी उस संदर्भ में बौद्धों की क्या सोच थी, वो क्या अवधारणा रखते थे, क्या दृष्टिकोण रखते थे। जो टॉपिक चल रहा था छठवा, है ना, अब यही चलेगा छठवा टॉपिक साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल। और इसमें 3 टॉपिक हैं, 6.1, 6.2 और 6.3। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपको इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें कि इसमें क्या है। देखिए, इतिहासकार साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, ये टॉपिक है। ठीक है, इस वाले टॉपिक में ये बताया जाएगा कि साहित्यकार होते हैं, है ना, जो इतिहास में कुछ लिख चुके हों, है ना, उस पर इतिहासकार अध्ययन क्यों करते हैं, हाँ, और कैसे अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, क्यों करते हैं, क्यों तो इसलिए करते हैं कि वो इतिहास की सही चीज़ें ढूंढना चाहते हैं कि सही जानकारी प्राप्त हो जाए, है ना, कुछ गलत प्राप्त ना हो, इतिहास का सही विश्लेषण करें, इसलिए इनका परीक्षण करते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो वो इन 5 बातों पर ध्यान देते हैं, और इनके अलावा कुछ और बातें भी होंगी तो उन पर भी वो ध्यान देते होंगे। ये 5 मुख्य बातें हैं, इन पर वो क्या है, ध्यान देते हैं। जब आप अगर आंसर लिखोगे तो उसमें ये 5 बातों को आप बखान कर सकते हो। हाँ, आप उसमें लाइन वाइज लिख सकते हो, ये शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो निम्न विषयों पर ध्यान देते हैं। वे कौन कौन से विषय हैं, देखिए, नंबर 1 पर दिया है ग्रंथ की भाषा। जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, इस पे बात की जाएगी। दूसरा, ग्रंथ के प्रकार के बारे में देखा जाए, ग्रंथ किस प्रकार का है। तीसरा, लेखक के बारे में देखा जाए कि लेखक की चीजें क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वह क्या विचार रखता है इसको लिखते समय, और यह किस स्थान पर लिखा गया है, रचना भूमि, और यह किस समय काल में लिखा गया है। तो इसकी जानकारी इतिहासकार इन चीजों पर क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला टॉपिक देखिए, इतिहासकार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। नंबर 1 में कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा है, इस पर क्या विचार करते हैं। सामान्य जन की भाषा में लिखा गया है या विशिष्ट जन की या विशिष्ट वर्ग के द्वारा समझे जाने वाली भाषा में लिखा गया है, इस पर ध्यान दिया जाता है। सामान्य जन की भाषा वह भाषा जो सामान्य जनों में बोली जाती हो। विशिष्ट जन की वह भाषा जो विशिष्ट जन ही बोलते हों और लिखते हों या पढ़ सकते हों या लिख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे ऐतिहासिक काल में संस्कृत पंडितों की भाषा कही जाती थी। ठीक है,
और सामान्य जन जो भाषा बोलते थे वो बोलते थे पाली, प्राकृत और अथवा तमिल, इनको बोलते थे। तो सामान्य जन की भाषा में ग्रंथ को लिखा गया है या किस में लिखा गया है? संस्कृत में। इस बात पर भी ध्यान इतिहासकार देते हैं, एक चीज। फिर दूसरा, ग्रंथ का प्रकार देखते हैं इतिहासकार। ग्रंथ का प्रकार किस हिसाब का है? ग्रंथ के प्रकार में क्या है कि मंत्र ग्रंथ है या कथा ग्रंथ है। जो ग्रंथ उनको मिला है, जिसका विश्लेषण वो कर रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टि के लिए, तो वो क्या करते हैं? मंत्र, वो देखते हैं कि ग्रंथ किस प्रकार का मंत्र ग्रंथ है, क्या उसमें मंत्र लिखे हैं, क्या उसमें कथा लिखी हुई है। ठीक है, तो मंत्र ग्रंथ अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे। जो मंत्र ग्रंथ हैं उनको कौन पढ़ता हुआ? जो अनुष्ठान करता होगा। अनुष्ठान कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। तो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते होंगे, हाँ, या छात्रों के द्वारा। कथा ग्रंथ जिन्हें सामान्य जन पढ़ और सुन सकते थे। कथा ग्रंथ किसके लिए लिखे गए होंगे? जो सामान्य जन जिन्हें पढ़ सकते हो। कथा से कुछ मोरल मिलता है, कुछ जानकारी मिलती, कुछ विचार मिलते हैं, जिन आचरणों का पालन करता है आदमी। ठीक है, तो कथा ग्रंथ में जिन सामान्य जन पढ़ सुन सकते हैं। तो ग्रंथ के प्रकार में वो क्या देखते थे? मंत्र ग्रंथ है या कथा ग्रंथ है। मंत्र ग्रंथ को अनुष्ठान करता पढ़ते हैं, उच्चारित करते हैं, जबकि कथा ग्रंथ को सामान्य जन उच्चारित करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। लेखक क्या देखें? अब जो लेखक लिखता है, सबसे पहले तो वो यह देख लेता है कि इतिहासकार कि उसका दृष्टिकोण क्या है, वो किस दृष्टिकोण से लिखता है। ठीक है, दूसरा, वह उसके क्या विचार हैं उस दृष्टिकोण को समर्पित करते हुए। ठीक है, उनका परीक्षण किया जाता है। साथ में यह भी देखा जाता है कि कोई भी लेखक जो लिखता है वो किसके लिए लिख रहा है, किस अभिरुचि की व्यक्तियों के लिए लिख रहा है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान देते हैं इतिहासकार कि किसके लिए लिखा गया होगा। जैसे मैंने ये वीडियो मेरी अभिव्यक्ति है और इस वीडियो के माध्यम से मैं 12th क्लास के बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, श्रोताओं की अभिरुचि, ठीक है, इस पर भी ध्यान देते हैं। फिर है चौथा, रचना भूमि। रचना भूमि में स्थान देखा जाता कि यह है किस स्थान पे इस ग्रंथ की रचना करी गई है, किस स्थान पर रचना की गई है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और यह किस समय काल में इसको रचा गया है। इतनी सारी जो पांचों पॉइंट है वो स्थान काल के, रचना काल के बारे में ध्यान दिलाता है कि रचना किस काल में करी गई है। ठीक है, गुप्त काल में करी गई है कि वैदिक काल में करी गई है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इतनी सारी चीज़ों का विश्लेषण जब इतिहासकार करता है तब जाके वो इतिहास से कुछ निचोड़ निकालता है, ऐतिहासिक ग्रंथों से निचोड़ निकालता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इतिहासकार इन सब बातों का क्या करता है? परीक्षण करता है। करने के पश्चात क्या करता है? इतिहास का पुनर्निर्माण करता है। ऐसा ही इस क्लास में महाभारत को ऐसे ही परीक्षण किया है, इसी ग्रंथ को ऐसे ही इन्होंने परीक्षण किया है। बात समझ में आई? चलो, अब आपका 6.1 टॉपिक शुरू होगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि भाषा एवं विषय वस्तु क्या थी महाभारत की। चलिए तो फिर अगली स्लाइड पे चल। प्यार बच्चों, अब हम बात करेंगे 6.1 टॉपिक की, जो यहाँ पे दिया है भाषा एवं विषय वस्तु। अब इसमें हम भाषा और विषय वस्तु के बारे में जानेंगे कि महाभारत ग्रंथ की भाषा और विषय वस्तु क्या थी। सबसे पहले हम भाषा की बात कर लें। जो संस्कृत महाभारत के जिस ग्रंथ का अध्ययन ये विद्वानों ने करा है, तो उसके बारे में बात करें तो ये संस्कृत भाषा का है। कौन सा है? संस्कृत भाषा का एक चीज। और यह संस्कृत इतनी कठिन नहीं है जितना कि वेदों में लिखी गई है। और जो आपने प्रशस्ति पढ़ी थी तो दूसरे चैप्टर में,
उसकी भाषा से क्या है, सरल है। यह ऐसी इतनी सरल है कि इसको सामान्य जन समझ सकता था, पढ़ सकता था और सुन सकता था। ठीक है, इसलिए जो इतिहासकार ये सोचते थे कि इसको ज़्यादातर लोगों को समझ में आता होगा, इसको लोगों के मन पर, लोगों के विचारों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। संभव है, अब देखिए, महाभारत ग्रंथ संस्कृत भाषा में वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषाओं से सरल है और संभव है कि ऐसे व्यापक स्तर पर समझा जाता होगा। एक बात समझ में आ गई। अब विषय वस्तु की बात कर लें। इसकी विषय वस्तु कैसी थी? तो विषय वस्तु इसकी दो भागों में तोड़ी। किसने? इतिहासकारों ने। एक विषय वस्तु में क्या किया कि इसके आख्यान शामिल है, एक विषय वस्तु जिसमें आख्यान शामिल है। दूसरा क्या है? उपदेशात्मक ग्रंथ शामिल है। क्या है? इसमें आख्यान है और उपदेशात्मक ग्रंथ है। आख्यानों में क्या है? आख्यानों में कथाओं को शामिल किया गया है और उपदेशात्मक ग्रंथों में उन उच्च मानदंडों को बताया गया है जो समाज में फॉलो किए जाने चाहिए। ठीक है, आख्यानों में क्या है? कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक ग्रंथों में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। ठीक है, किस प्रकार तीज और तहजीब रखनी चाहिए, मतलब किसी से बात करना, बड़ों के पैर छूने चाहिए, इस प्रकार की जितनी भी उच्च आचार विचारों के उच्च मानदंड है इसमें उपदेशात्मक ग्रंथ में शामिल किए गए हैं। इसकी विषय वस्तु के आख्यान और उपदेशात्मक ग्रंथ। लेकिन यह पूर्णतः एकांकी नहीं है कि ऐसा ही, ये हर जगह ऐसा ही होता हो। कभी कभी क्या होता है कि उपदेशात्मक अंशों से क्या है, कहानियां, अंशों में क्या लिखी जाती थी? कहानियां। हाँ, सॉरी, कहीं 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 कहानियों से उपदेश मिलते थे। हाँ, और कहीं कहीं आख्यानों में समाज के लिए सबक शामिल कर दिए, वहां पर भी मानदंड शामिल कर दिए। मतलब जैसे कि आख्यानों से क्या है, उच्च मानदंडों की सीख मिलती थी और कहीं कहीं क्या था, उपदेशात्मक ग्रंथों से क्या मिलता था? कहानियों के बारे में कहानियां मिलती थी। ठीक है, तो ऐसा उल्टा भी हो जाता था, ऐसा पूर्णतः एक सिद्ध नहीं है। दूसरा नोट क्या है, ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर एक मत हैं कि महाभारत एक भाग में नाटकीय कथनांक था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं जो महाभारत है वो क्या है, नाटकीय कथनांक था, नाटक के रूप में कथा थी। ठीक है, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में शामिल किए गए हैं और बाद में जब शामिल किए गए जब क्या है, अन्य लोग इससे जुड़ते गए। ठीक है, इसमें हमने इस टॉपिक में भाषा और विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब अपन ने पिछले टॉपिक की किताब नहीं पढ़ी और इस वाले टॉपिक की किताब नहीं पढ़ी, तो उसको और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाषा एवं विषय वस्तु टॉपिक से अब देखो, इधर देखो, साहित्य अपन शुरू से देख रहे हैं। इसको कहाँ से देख रहे हैं? शुरू से, 6वें पॉइंट से। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। देखिए, यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलू पर विचार करते हैं, जो पिछला टॉपिक उसको भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार भी ध्यान देते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़े और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं को भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमिका भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं यह कार्य कितना कठिन रहा होगा। ये हो गया आपका एक टॉपिक। अब दूसरा देखो 6.1 जो मैंने समझाया उसी को आप पढ़ लो एक बार। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम एक ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में है।
यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, लेकिन जिसका अध्ययन किया वो क्या है, संस्कृत में। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो बार मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचारों के मानदंडों का चित्रण। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है, पूर्णतः ऐसा ही नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक नियत रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथनांक था, जिस उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, कुछ विद्वान क्या मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो महाभारत की जो घटना है वो क्या है, बंधु बांधवों के बीच की लड़ाई का वर्णन है। हाँ, स्मरण, और ये बंधु बांधवों की जो लड़ाई वो सच में हुई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इस मत के विरोध में है। वो ये कहते हैं कि युद्ध की घटना और अन्य बातों की पुष्टि उनकी वैज्ञानिक पुष्टि हो ही नहीं पाई है। हाँ, हो सकता है ये महाकाव्य हो, ठीक है, ये कहानी बनाई गई हो। तो कुछ ये सोचते हैं और कुछ ये सोचते हैं अन्य जानकारी। अब थोड़ा और देख लीजिए। हाँ, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथनांक है। अन्य इस बात की ओर अंकित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए। ये श्री कृष्ण और किसका, श्री कृष्ण के उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। यह चित्र 18वीं शताब्दी में बनाया गया है और अभी का चित्र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भगवत गीता का नाम आपने सुना होगा, हाँ, श्रीमद् भागवत गीता। और जो बुरे समय में हिंदू जन इसी को पढ़ते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। इसमें हर समस्या का निवारण लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और मन को शांत करते हैं, क्योंकि जीवन में तरह तरह की दुविधाएं हैं, तरह तरह के संकट हैं। उनको संभालते हुए भगवत गीता एक अच्छा निचोड़ प्रस्तुत करता है, जो आपकी समस्या का समाधान भी देता है। समझ में आया? ठीक है, ये आपका टॉपिक हुआ है। अब हम बात करेंगे लेखक और तिथियां। लेखक एक या कई तिथियां, सदृशता की खोज, इसको और देखेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि महाभारत के 6.2 टॉपिक की, और ये है लेखक एक या कहीं और तिथियां। इसमें हम ये बात करेंगे कि महाभारत के लेखक कौन थे, एक थे कि कहीं, और उसकी तिथियों के बारे में वर्णन करेंगे कि उसमें कैसे कैसे अंश जोड़े गए जो ग्रंथ था। देखिए, महाभारत का घटना समय कब का हुआ होगा, लगभग 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से पहले का समय है। लगभग होगा 800 भी ईसा पूर्व का हो सकता है और 1000 ईसा पूर्व का भी हो सकता है। इस समय सरदारियों का युग था। ठीक है, उस समय की ये घटना हुई, उस समय बंधु बांधवों की लड़ाई हुई, उसकी घटना है। अब अपन इस सरणी के माध्यम से, इस जो समय काल दिया है उसके माध्यम से समझेंगे कि इसके समय समय में इस ग्रंथ में क्या क्या जोड़ा गया होगा, मतलब इस कथा में क्या क्या चीजें जोड़ी गई होंगी, इसको देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले घटना हुई कब,
महाभारत के 600 ईसा पूर्व से लेके या 1000 ईसा पूर्व के समय कभी घटना हुई होगी। ठीक है, अब उस समय युद्ध करते वक्त युद्ध करने जाते थे तो रथ से युद्ध होता था, और रथ पर कौन चढ़ता था? क्षत्रिय योद्धा चढ़ता था, और इसको हाँकने वाला व्यक्ति रहता था एक भाट, जिसको अपन सूत कहते थे, सूत कहते हैं, और वर्तमान में सारथी भी कहते हैं, जो रथ को हाँकता है। ठीक है, ये जाते थे। अब दिन भर युद्ध लड़ते थे, युद्ध लड़ने के बाद ये घर लौट के आते थे, वीर योद्धा अपने घर चला जाता था, और सारथी होता था, सारथी अपने घर लौट जाता था, और उसके बाद वह इसी को अन्य लोगों को कविता में पिरोकर लोगों को समझाता था, बताता था कि आज ये हुआ, ये चीजें हुई, और कविता के रूप में बखान करता था। इसमें क्या क्या वर्णन करता था? युद्ध का वर्णन करता था, और अपने जो वीर योद्धा है उसकी प्रशंसा करता था, उसमें उसके बारे में बताता था कि ऐसा युद्ध लड़ा इन्होंने, हाँ अन्य लोगों ने ऐसा किया ऐसा किया, और इसको कविता के माध्यम से मौखिक रूप से दूसरों को सुनाता था। अब ये कहानी अन्य कई सारे भाटों के माध्यम से क्या लोगों में पहुंची। ठीक है, ये उस काल का समय। इधर क्या लिखा है देखो, भाट सारथी युद्ध का वर्णन एवं अपने मालिक योद्धा की लड़ाई का वर्णन करते हैं। वर्णन मौखिक संप्रेषित किया जाता था, मौखिक बोला जाता था। सारथी कविताओं की रचना करते थे और उनमें अपने क्षत्रिय योद्धाओं की विजय और उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो पहला ये सिस्टम हुआ जब घटना घटी थी तब ऐसा हुआ हुआ। अब ये घटना की कहानी कहाँ पहुंच गई? लोगों के मौखिक स्वरों में पहुंच गई। फिर क्या हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय जब क्या हो रहा था कि जो सरदारियां थी वो बड़े बड़े राजा बनते हुए जा रहे थे। 5वीं सदी ईसा पूर्व के समय जो छोटी छोटी सरदारियां थी अब वो कैसा रूप ले रही थी? बड़े बड़े राजाओं का रूप ले रही थी। जंगल काटे जा रहे थे, अधिक टैक्स वसूलने की कोशिश की जा रही थी। हाँ, वो वहां से शुरू होता महाजनपद काल में, और सबसे बड़ा इनमें से निकलता है कौन सा? मुगल साम्राज्य। ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में क्या हो रहा था? सरदारियों से राजतंत्र के उभरते समय काल का समय। इस समय क्या हुआ? ब्राह्मणों ने इस कथा पर एक अधिकार कर लिया। ब्राह्मणों ने इस कथा पर क्या कर लिया? एक अधिकार कर लिया, और क्या किया? इसे लिखा, और इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। ठीक है बच्चों, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई। जोड़ने के बाद ये कथा और आगे के समय काल में, हाँ, इसमें ब्राह्मणी अंश मिल चुके हैं। अब फिर क्या हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के समय काल में पहुंचते हैं। कब? 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के समय काल में पहुंचते हैं। इस समय किस किस राजा का शासन था उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना है। ठीक है, इस समय काल में क्या हुआ? विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो गई थी। किसकी हो गई थी बच्चों? विष्णु देवता की। और विष्णु देवता कृष्ण भगवान के कृष्ण भगवान विष्णु देवता के अवतार हैं। ठीक है, तो इस समय विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, और श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया था। हाँ, इस कथा में श्री कृष्ण से जुड़े प्रसंगों को जोड़ा गया, और इसी समय भगवत गीता को भी जोड़ा गया हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण इस समय मुख्य योद्धा के रूप में उभर के आए। कब? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के समय, और इस समय ही भगवत गीता के अंश जो जोड़े गए होंगे। ठीक है, समझ में आया? अब श्री कृष्ण इसमें क्या है? इस समय तक क्या बन गए? एक हीरो टाइप के बन गए, मुख्य हीरो बने। जो क्या थे? कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान इस समय क्या मुख्य क्या बोलते हैं, मुख्य देवता माने गए थे, और इसी में शामिल हो गए थे महाभारत में। ठीक है, इस समय विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया गया था। इस कथा में श्री कृष्ण से जुड़े प्रसंगों को जोड़ा गया इस समय। ठीक है, क्या लोगों को जन मन में श्री कृष्ण भगवान के रूप में दे जाने गए, और उनको इसमें जोड़ा गया। विष्णु की जो अवधारणा थी उस समय बड़ी प्रभावी रही थी, और विष्णु को क्या किया गया? भगवान के रूप में पूजा जा रहा था, और ये महाभारत में शामिल किए गए। ठीक है, तो 200 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी की समय इसमें क्या हुआ? इस समय 200 से लेकर 400 ईस्वी के समय मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत बृहद उपदेशात्मक प्रकरण इसमें जोड़े गए। और फिर आगे समय पहुंचते हैं 200 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के समय। इसमें क्या हुआ? मनुस्मृति की रचना हो गई थी। हाँ, तो उसके बाद इस मनुस्मृति की जो मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण है इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, ऐसे इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, और
अब इतिहास पढ़ रहे हो तो उनकी भी माननी पड़ेगी। और इधर देखिए छठवें, अब देखो, अब जो शुरुआत में जो प्रारंभ में जो महाभारत था, वो महाभारत ग्रंथ था, वो 10,000 श्लोकों का था। कब का था? 10,000 श्लोकों का था। लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 1,00,000 श्लोकों का हुआ है, और भविष्य में अभी कई और श्लोक इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है। हाँ, और जो इसमें बृहद रचना जो करी गई है ना, बृहद प्रभावी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, तो वहां बृहद परंपराओं को जोड़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? वेद व्यास को। और इसी बृहद रचना के रचनाकार किसे कहा गया है? वेद व्यास। इसलिए अपन कहते हैं महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा है, ऐसा अपन कहते हैं। साहित्य परंपरा, इतनी बात समझ में आ गई। साहित्य परंपराओं में अब इसको और पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो कुछ छूट गया वो किताब बताएगी। आपकी एनसीईआरटी कम शब्दों में ज़्यादा बखान करती। देखिए 6.2 लेखक एक या कहीं और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, संभवतः लगा है। ठीक है, इस पर ध्यान देना। जिन्हें सूत कहा जाता था, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। समझ में आया बच्चों? ये कहाँ जाते थे? युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण कैसे करते थे? मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वो काल था जब कुरु और पांचाल, जिनकी इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखाना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राजाओं की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ की रचना का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी, तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए, और इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करेंगे 6.3 सादृश्यता की खोज। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे 6.3 टॉपिक की, सादृश्यता की खोज। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो हस्तिनापुर है उसकी खोज करी गई किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा, और बीबी लाल थे पुरातत्ववेत्ता। क्या हुआ? 1951 और 1952 के समय में बीबी लाल जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने क्या किया? मेरठ के, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ, एक जिला है उत्तर प्रदेश का, उसके हस्तिनापुर गांव में क्या कराई? खुदाई कराई गई। क्या कराई गई? खुदाई। और इसमें उन्हें आबादी के 5 स्तर प्राप्त हुए। ठीक है, आबादी के 5 स्तर प्राप्त हुए। इतनी बात समझ में आई? आबादी के 5 स्तर क्या होते हैं? देखिए, जमीन को नीचे खोदते गए और उसमें अलग अलग प्रकार की आबादियों के क्या है? 5 स्तर मिला प्राप्त हुए। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और 5 स्तर। हाँ, उनसे उनको जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जो दूसरा स्तर है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। पहला स्तर है, पहला स्तर के बाद दूसरा स्तर है, जो इनके काम का था, महाभारत संदर्भ में है। हाँ, तो वो इन अपने काम का है। तो इसमें 12वीं शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, और जो तीसरा स्तर है वो 6वीं सदी से लेके 30वीं सदी ईसा पूर्व के बीच की जानकारी देता है। बात समझ में आई? पहला कौन सा है? 12वीं शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का वर्णन करता है, मैं उससे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे स्तर में 6वीं सदी से 7वीं 30वीं सदी ईसा पूर्व तक की जानकारी मिलती है।
अब इसको पढ़ लेते हैं, बाकी इस जो कुछ भी समझना होगा वो आप इसमें साथ साथ समझ लेना। महाभारत में अन्य किसी भी सादरस्ताई कोच महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 और 52 में पुरातत्व वेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हसनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया, मतलब खुदाई करी। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हसनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक सहयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले, दोआब वह क्षेत्र होता है जो नदियों के बीच में पड़ता हो, वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर अंकित करता है कि यह पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। अब और आगे देखिए, बीबीलाल को यहाँ आबादी की 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, जिनमें दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। इस वाले स्तर की बात चल रही है, इस समय इसमें जो घरों के ढांचे मिले होंगे, हाँ साक्ष्य मिले होंगे, तो उसके बारे में क्या कहते हैं बीबीलाल? जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? आवास गृहों की निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी की पलस्तर चढ़ा दिया जाता है। सरकंडा आप जानते हैं, लकड़ी वगैरह, घास फूस। तीसरे स्तर में क्या हुआ? अब इस वाले स्तर में जो 6वीं से 7वीं सदी ईसा पूर्व का है, तीसरे स्तर लगभग 6ठी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तीसरी काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकाल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों के ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य में मुख्य कथनांक में बाद में जोड़ा दिया गया, जब इस चित्र में नगरों का विकास हुआ, इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, सॉरी इसको देख लीजिए, क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथनांक में बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता था। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। अब महाभारत के बारे में चर्चा है। महाभारत की इतना तो आपको समझ में आया कि बीबीलाल को इनमें क्या क्या मिला। बलकूप वगैरह मिले थे तीसरे स्तर में, और कुछ ईंटें वगैरह मिली थी, और पक्की ईंटों घर मिले थे। और 12वीं शताब्दी में क्या मिला था? कुछ सरकंडों की छाप वाले क्या है, मिट्टी के पलस्तर वाले घरों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चित्र देख लीजिए 3.10 हसनापुर में उत्खनित एक दीवार का अंश, इसको देख लीजिए। देख लिया? हाँ। अब हसनापुर का जो वर्णन 6वीं शताब्दी की पश्चात जोड़ा गया हुआ, उसको देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ा है। इसमें क्या है लिखा है, देखो, महाभारत के आदि पर्व में एक नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। हाँ देखो, यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों संकलित था। प्रासाद में बड़े बड़े प्रासाद मतलब बड़े बड़े भवन। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंकूरे सघन बादलों की तरह घूमल रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। हाँ, ऐसा इसका वर्णन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में क्या प्राप्त हुआ बीबीलाल को, आप देख सकते हैं वहां पर झोपड़ी टाइप के घर वगैरह बने थे साधारण रूप से। अब अपन एक और विचार कर ले एक और चीज पर, किस पर? द्रौपदी के विवाह के संदर्भ में। जो द्रौपदी ने 5 भाइयों से विवाह किया था, उसके संदर्भ में और बात कर लें। देखिए, देखो इसमें क्या है, द्रौपदी का जो विवाह हुआ था वो क्या किससे हुआ था?
5 पांडवों से हुआ था और ये वाली व्यवस्था हिमालय की तराई में चलती थी उस समय। हाँ, अब उसका अंश इसमें देखा गया, इसको देखते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर के आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु का आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी इन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह पता बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति के वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने इसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया और इन कहानियों से यह संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान करी। द्रुपद कौन था? इसका पिता। किसका? पांचाल नरेश द्रुपद था, जिसकी बच्ची थी, क्या नाम था? द्रौपदी। अब और देखिए, वर्तमान इतिहासकारों को सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपत्नी विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर अंकित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विषय वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपत्नी प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई, जिन्होंने कई शताब्दी के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा ना तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ की रचना ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती हैं, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। अब ये सत्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इतना हो गया आपका टॉपिक। अगर आशा होगा वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।